हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अनीका की बात सुनकर रोहित और तीनों बच्चे बिल्कुल हैरान रह गए। अनीका का चेहरा काफ़ी डरा हुआ और काफ़ी सहमा हुआ नज़र आ रहा था। अनीका चारों तरफ कमरे को देखकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वह आखिर कहाँ थी। अनीका की आंखों में एक अजीब सा खौफ नज़र आ रहा था। रोहित जैसे ही अनीका की ओर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता, अनीका डर के मारे अपने कदम पीछे हटाकर रोहित को अपने से दूर रहने का इशारा करती। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अनीका ऐसा क्यों कर रही थी। रोहित ने धीमी आवाज में अनीका को शांत करते हुए कहा, देखो अनीका, शांत हो जाओ, तुम यहाँ सेफ हो, मैं रोहित हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक पल के लिए रोहित को शायद ऐसा लगा कि अनीका की जब किडनैपिंग हुई थी तब उसके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। और कभी कभी इंसान के साथ ऐसा होता है कि किसी बहुत बड़े मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजरने के बाद जब वो अपनों के बीच जाता है तब भी उसे यकीन नहीं होता कि अब वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। रोहित ने सोचा कि शायद अनीका के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। अनीका की सांसें तेज होने लगी थी। वो बार बार अपने सामने खड़े चेहरों को देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी नन्ही सी रिया ने अनीका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मम्मा, मैं रिया हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ, मगर प्लीज़ मम्मा, इस बात पर आप इस तरह से रिएक्ट करके मुझे परेशान मत कीजिए, वरना मुझे रोना आ जाएगा। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही जानते थे कि अनीका काफ़ी सीरियस किस्म की इंसान थी। अनीका कभी इस तरह के मजाक नहीं करती थी, और वो भी स्पेशली ऐसी हालत में जब अनीका काफ़ी वक्त के बाद घर लौटी थी। रोहित लगातार धीरे धीरे अनीका की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा, मगर अनीका डर के मारे अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगी। देखते ही देखते अनीका बेडरूम से होते हुए बालकनी की तरफ अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। रोहित ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अनीका देखो, बिल्कुल शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बीत चुका है। अब वो दौर कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आने वाला। देखो, तीनों बच्चों की ओर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें इस तरह से देखकर उनकी क्या हालत होगी, जरा उनके बारे में भी तो सोचो अनीका। रोहित की बात सुनने के बाद अनीका अपनी आंखें छोटी करके बच्चों के चेहरों की तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनीका सबके चेहरे पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे काफी ज्यादा मेंटल तकलीफ हो रही थी। अनीका बार बार अपने सर को हाथ लगाकर आंखें बंद करके अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर अपनी आंखें खोलकर अपने सामने खड़े चेहरों को देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश करने लगती। अनीका बार बार अपने सर पर हाथ रखकर अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार अनीका के हाथों नाकामयाबी ही हासिल होती। अनीका धीरे धीरे अपने कदम बालकनी की ओर पीछे बढ़ा रही थी। देखते ही देखते अनीका का पाँव बालकनी में रखे हुए एक फ्लावर पॉट से टकराया और अनीका सीधा रेलिंग पर जाकर टकराई। रेलिंग पर टकराते ही अनीका का बैलेंस बिगड़ा और अनीका का पाँव फिसला। अनीका ने रेलिंग को पकड़ने की कोशिश की, मगर वक्त रहते अनीका रेलिंग को पकड़ नहीं पाई और अनीका का पूरा शरीर रेलिंग के उस पार चला गया। रोहित और अनीका का बेडरूम मार्बा हाउस के 7th फ्लोर पर बना था, जिसका मतलब साफ था कि अगर अनीका वक्त रहते रेलिंग को पकड़ नहीं पाई तो अनीका का बचना नामुमकिन था, मगर इससे पहले कि बहुत देर हो जाती। रोहित ने अपनी जगह से एक लंबी छलांग लगाकर अनीका का हाथ रेलिंग से छिटकने से पहले ही पकड़ लिया। अब अनीका का पूरा शरीर सिर्फ रोहित के हाथ के सहारे पर झूल रहा था। बच्चे भी घबरा कर बालकनी में आ गए। बच्चे चिल्ला चिल्लाकर अनीका से कहने लगे, मम्मा, डैड का हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। रोहित ने अपने हाथ पर झूल रही अनीका को अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर खींचना शुरू किया। अनीका को पकड़ने के लिए रोहित खुद भी अपनी एक टांग पर जोर देकर रेलिंग का सहारा लेकर खड़ा था। रोहित ने धीरे धीरे अपने आप को पहले संभाला और अपना बैलेंस रखते हुए रोहित ने अनीका को ऊपर की ओर लिया। जैसे ही बच्चों ने अनीका को देखा कि अनीका बिल्कुल सेफ थी, तब तीनों बच्चों ने राहत की सांस ली। रिया दौड़कर अनीका के पास गई और उसे गले से लगा लिया। रिया फूट फूट कर रोने लगी। रिया की आंखों में आंसू देखकर अनीका काफी हैरान थी। जब रिया ने अपनी नजरें उठाकर अनीका की ओर देखा, तब रिया को महसूस हुआ कि जो अपनापन हमेशा अनीका की आंखों में रिया को नजर आता था, अब वो अपनापन दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनीका की आंखें अभी भी रिया के चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी।
रिया की आंखों से लगातार बह रहे आंसुओं से अनिका का दिल नहीं पिघल रहा था। ये देखकर रिया का दुख अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा था। रिया ने अनिका के दोनों गालों को अपने हाथ से पकड़कर कहा, मम्मा क्यों ऐसे देख रही हो मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। मम्मा कुछ बोलो, बात करो हमसे। रिया बार बार चिल्लाकर अनिका को अपने साथ बात करने के लिए कहती रही, मगर अनिका के चेहरे से ना हैरानी कम हुई और न ही वो रिया के साथ कुछ बात कर रही थी। अनिका बस फटी हुई आंखों से रिया और उसके बगल में खड़े दोनों बच्चों को देख रही थी। रोहित को जब अंदाजा हुआ कि बात उतनी सीधी नहीं थी जितनी उसे लग रही थी, तब रोहित ने रिया को धीरे से अनिका से दूर करते हुए कहा, बेटा एक मिनट, मुझे लगता है मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मामा को आराम करने की जरूरत है। मुझे लगता है मामा को इस वक्त परेशान नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए रोहित ने अनिका को हाथ देते हुए कहा, आओ अनिका, कुछ देर आराम कर लो। मेरे ख्याल से तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, कुछ देर आराम करो, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे ही रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा, अनिका ने अपना हाथ झटकते हुए रोहित की ओर देखा और कहा, अनिका। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका अपना ही नाम क्यों ले रही थी, मगर अनिका बार बार अपना ही नाम दोहरा रही थी। कुछ देर बाद अनिका के रिएक्शन से रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका रोहित को ये पूछना चाहती थी कि आखिर ये अनिका कौन थी। जब रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका अपने नाम को भी नहीं याद कर पा रही थी, तब रोहित के शरीर में जैसे खून जम गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो कुछ देख रहा था वो सच था। अनिका अपने नाम को भी याद नहीं कर पा रही थी। अनिका बार बार अपने चेहरे को हाथ लगाकर फटी हुई आंखों से यहाँ वहाँ देखने लगी। अनिका के चेहरे की घबराहट बता रही थी कि अनिका अपने दिमाग पर जोर डालकर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ थी, कौन थी और उसके सामने खड़े हुए लोग कौन थे। मगर अनिका को ऐसी हालत में देखकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए थे। बच्चे बार बार रोहित की ओर देखकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनकी मम्मा के साथ क्या हुआ, मगर रोहित खुद अनिका की इस हालत पर काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। तभी अचानक रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, ओके रिलैक्स, मेरी बात शांति से समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात, तुम्हें हम पर भरोसा करना है। वी आर योर फैमिली। तुम ज़्यादा पैनिक मत होना। हो सकता है पिछले दिनों तुम पर दुश्मनों ने जो हमला किया था उसकी वजह से तुम कुछ देर के लिए अपनी याददाश्त खो चुकी हो, मगर आई एम श्योर कि थोड़े ट्रीटमेंट के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रोहित की बात पर अनिका सिर्फ हैरानी से रोहित को देखती रही। रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त रोहित अनिका के साथ जो बातें कर रहा था वो बातें अनिका समझ नहीं पा रही थी। इसलिए रोहित ने फिर से बड़ी ही धीमी और नरम आवाज में अनिका की ओर देखते हुए और धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, देखो अनिका, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम शांत हो जाओ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कुछ देर कमरे में चलकर आराम करो। मैं अभी डॉक्टर्स को बुलाता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तब तक तुम मुझ पर भरोसा रखो। इन बच्चों की ओर देखो। अपनी माँ को इस हालत में देखकर उन पर क्या बीत रही होगी, जरा सोचो। रोहित जैसे जैसे अनिका की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, अनिका के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अनिका रोहित के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहती थी, मगर जैसे ही रोहित ने अनिका से कहा कि वो बच्चों की ओर देखे, तब अचानक अनिका की नज़र रोहित के पीछे खड़े 3 मासूम बच्चों के चेहरों पर पड़ी। जब अनिका ने तीनों बच्चों की आंखों में आंसू देखे, तब अचानक ही अनिका का बढ़ता जा रहा गुस्सा शांत हो गया। अनिका तेज सांसें लेने लगी। रोहित धीरे धीरे अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाता रहा और अनिका बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बच्चों को देखती रही। तभी रोहित ने धीरे से अनिका का एक हाथ अपने हाथ में लिया और अनिका को अपनी ओर खींचते हुए कहा, चलो अंदर, कमरे के अंदर चलकर आराम कर लो। मैं भी डॉक्टर्स को बुलाता हूँ और कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम अपने ही घर में हो और बिल्कुल सेफ हो। इसके बाद रोहित ने अनिका के शरीर पर लगे हुए जख्मों को देखते हुए अनिका से कहा, ये देखो, तुम्हारे शरीर में ये जो जख्म लगे हैं, हो सकता है इन्हीं की वजह से तुम अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। प्लीज़ थोड़ी देर आराम कर लो। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। जैसे ही रोहित अनिका का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले जाने लगा, तभी अनिका ने एक ही झटके में रोहित से अपना हाथ छुड़वा लिया और फिर से अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी अचानक रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन तीनों एक साथ धीरे से चलकर अनिका की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे। रिया ने अपनी दबी हुई मासूम आवाज में अनिका की ओर देखकर कहा, मामा प्लीज़, अगर अभी आपके डैड की बात नहीं मानी तो मैं रो दूंगी। आप प्लीज़ चलिए और कुछ देर आराम कीजिए। मैं जानती हूँ कि आप दुनिया की बेस्ट डॉक्टर हैं, मगर जब बेस्ट डॉक्टर की हालत बिगड़ती है तब उसे भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। डैड आपके लिए बेस्ट डॉक्टर को बुलवाएंगे और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मगर प्लीज़ मामा,
आप डैड की बात मानिए। तीनों बच्चों की मासूम आंखों में अनिका के लिए काफ़ी प्यार और सिंपैथी नजर आ रही थी, जिसे देखकर अनिका के पीछे हटते हुए कदम अचानक से रुक गए। अनिका के चेहरे पर अभी भी हैरानी नजर आ रही थी। वो तीनों बच्चों के चेहरों को अब बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका तीनों चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ये याद नहीं कर पा रही थी कि इन चेहरों को उसने पहले कहाँ देखा था। मगर बच्चों की मासूम आंखें देखने के बाद अनिका को कुछ कुछ विश्वास होने लगा था। हालांकि अनिका ये नहीं जान पा रही थी कि वह बच्चे कौन थे और वो उनकी कौन लगती थी, मगर कहीं ना कहीं अनिका को बच्चों की मासूम आंखों में अपने लिए प्यार देखकर उन पर यकीन होने लगा था। और वैसे भी अनिका के पास इस वक्त और कोई चारा भी नहीं था। न अनिका ये जानती थी कि वो खुद कौन थी और न अनिका ये जानती थी कि उसका नाम क्या था। तीन मासूम चेहरों पर विश्वास करने के अलावा अनिका के पास और कोई चारा नहीं था। अनिका रोहित से थोड़ा दूर दूर चलने लगी। अनिका धीरे धीरे बेडरूम के अंदर दाखिल हुई। अनिका बेडरूम के अंदर चारों ओर देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। अनिका बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन थी और उसके साथ क्या हो रहा था, मगर अनिका को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रोहित भी अब मन ही मन सोचने लगा कि क्या अनिका अब पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगी या नहीं। घबराई हुई अनिका को देखकर रोहित ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, देखो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अगर इस वक्त तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर लगाओगी तो हो सकता है कि सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो, मैं भी डॉक्टर्स को बुलाता हूँ। अनिका बस खड़ी खड़ी रोहित के चेहरे को देखती रही। रोहित से भी अनिका की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, मगर उस वक्त रोहित को अनिका के साथ साथ अपने बच्चों की भी फिक्र थी। रोहित ने बच्चों की ओर देखकर कहा, चलो बच्चों हम सब बाहर चलते हैं, मम्मा को कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए, उन्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है। तीनों बच्चे बस यूं ही अपनी जगह पर खड़े खड़े अपनी मम्मा को देखते रहे। अनिका भी बच्चों के चेहरे को देख रही थी, मगर अनिका की आंखें बच्चों से काफ़ी अनजान नजर आ रही थी। बच्चे अनिका को छोड़कर कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, मगर वो अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका की ऐसी हालत में उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना ठीक होता। जैसे ही रोहित बच्चों को लेकर कमरे से बाहर निकला, रोहित ने के दरवाजे का बंद कर दिया और बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। रोहित से लिपट कर रिया कहने लगी, डैड मम्मा को क्या हुआ है, मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना, मम्मा मुझे नहीं पहचान पा रही है, ये कैसे हो सकता है डैड, बताइए ना क्या हुआ है मम्मा को। जब बच्चों को रोहित का चेहरा देखा तो उसने रोहित की आंखों से आंसू बहते हुए नजर आ रहे थे। रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित खुद नहीं जानता था कि अनिका के साथ क्या हुआ था और अनिका ठीक भी हो पाएगी या नहीं। अनिका की ऐसी हालत देखकर बच्चों के साथ साथ रोहित का मनोबल भी पूरी तरह से टूट गया था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। रोहित ये भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी। कुछ देर बच्चों के साथ रोहित वहीं कॉरिडोर में खड़ा रहा और सोचता रहा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। ऐसी दिमागी बीमारियों के लिए रोहित को सबसे ज़्यादा भरोसा अगर पूरी दुनिया में किसी पर था तो वो थी डॉक्टर अमृता, यानी कि खुद अनिका पर। रोहित ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि अनिका के लिए उसे किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तभी रोहित ने अचानक अपनी जेब से फ़ोन निकाला और राजलक्ष्मी को कॉल लगाया। राजलक्ष्मी ने जैसे ही रोहित का कॉल रिसीव किया, रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, राजलक्ष्मी अभी इसी वक्त तुम घर आ जाओ, तुम्हारी मैडम घर वापस लौट चुकी हैं और मुझे लगता है उन्हें इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे ही रोहित ने ये बात कही, घबराई हुई राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, क्या हुआ सर, क्या मैडम को कोई इंजरी हुई है? इट इज़ वेरी क्रिटिकल। राजलक्ष्मी को समझाते हुए रोहित ने कहा, नहीं नहीं, ये बात इंजरी की नहीं है, मेरा मतलब है उसके शरीर पर इंजरी तो हुई है, मगर मुझे लगता है उन इंजरीज को पहले ही किसी ने ट्रीट कर दिया है। मगर अनिका की दिमागी हालत थोड़ी सी, मेरा मतलब है। रोहित को राजलक्ष्मी को समझाने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। रोहित के मुंह से वो सेंटेंस नहीं निकल पा रहा था कि अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी है। जब राजलक्ष्मी ने देखा कि रोहित फोन पर काफ़ी पैनिक नजर आ रहा था, तब राजलक्ष्मी ने रोहित को समझाते हुए कहा, ओके ओके सर, मैं अभी आती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। इससे पहले राजलक्ष्मी फ़ोन डिस्कनेक्ट करती, रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, सुनो राजलक्ष्मी, तुम अपने साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी साथ ले आना। रोहित की ये बात सुनकर राजलक्ष्मी हैरान रह गई। राजलक्ष्मी ने दबी हुई आवाज़ में रोहित से पूछा, क्या हुआ है सर, प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैडम के साथ क्या हुआ है?
रोहित ने अपने सर पर अपना एक हाथ रखते हुए राजलक्ष्मी से धीमी और दबी आवाज में कहा, अनिका को मेरा मतलब है, अनिका हमें पहचान नहीं पा रही है। रोहित की धीमी और अटकती हुई आवाज़ सुनकर राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, ये क्या कह रहे हैं सर, आप आपको पहचान नहीं पा रही है मतलब? अपने माथे से पसीना पोंछते हुए रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, देखो राजलक्ष्मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, मगर मुझे लगता है अनिका अपनी याददाश्त खो बैठी है। वो मुझे नहीं पहचान रही है, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नहीं पहचान पा रही है। अनिका को अपना नाम तक याद नहीं है। राजलक्ष्मी प्लीज़, तुम इसी वक्त घर आओ। वो जहाँ कहीं भी हो, जो कहीं भी हो, उसे जो भी फीस चाहिए उसे दे दो और एक बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर आओ, मगर अभी के अभी अपने साथ इस शहर के सबसे बड़े बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट को घर ले आओ। रोहित की बातें सुनने के बाद राजलक्ष्मी कुछ देर फोन पर बिल्कुल खामोश हो गई। राजलक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोहित की बात पर यकीन करना भी चाहिए या नहीं। दुनिया की सबसे बेहतरीन न्यूरो सर्जन को आज किसी न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत थी। ये बात राजलक्ष्मी के दिमाग को सुन कर देने के लिए काफ़ी थी। जब काफ़ी देर तक राजलक्ष्मी ने फ़ोन पर कुछ नहीं कहा, तब रोहित ने राजलक्ष्मी को आवाज़ लगाते हुए कहा, राजलक्ष्मी, तुम सुन रही हो ना? प्लीज़ हरी अप, इट्स एन इमरजेंसी, जल्द से जल्द घर पर आओ। तभी हड़बड़ाई हुई और अटकती आवाज़ में राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, जी सर, मैं अभी पहुंचती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद रोहित ने देखा कि आर्यन और अलेक्जेंडर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। कुछ देर आपस में बातें करने के बाद अलेक्जेंडर रोहित की ओर चलकर आया और रोहित से कहने लगा, डैड, मैंने इन चीज़ों पर बहुत सारी रिसर्च की है। हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर से अलग नहीं होता। जिस तरह कंप्यूटर में अलग अलग चिप होती हैं, उसी तरह जिसमें अलग अलग डेटा स्टोर होता है, उसी तरह हमारे दिमाग में अलग अलग नसें होती हैं जिसमें अलग अलग डेटा हमारे दिमाग में स्टोर करता है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो जाए और उसके दिमाग का कोई हिस्सा इंजर्ड हो जाए जहाँ पर एक पर्टिकुलर डेटा स्टोर होता है, तो कुछ टाइम के लिए वो डेटा हमारा दिमाग समझ नहीं पाता है, मगर वक्त रहते ही जैसे ही वो इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है, दिमाग फिर से वो डेटा एक्सेस कर पाता है, पेशेंट फिर से नॉर्मल हो जाता है। मुझे लगता है कि हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मा को ज़रूर कोई इंजरी हुई है इंटरनल, जिसकी वजह से मम्मा इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। डॉक्टर आएंगे और मम्मा को ठीक कर देंगे, हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर को साइंस और बायोलॉजी में कितनी दिलचस्पी थी। अलेक्जेंडर बड़े होकर अनिका की तरह ही एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था, मगर इस वक्त अलेक्जेंडर की उम्र काफ़ी कम थी। रोहित नहीं जानता था कि उसे अलेक्जेंडर पर कितना भरोसा करना चाहिए, मगर बस रोहित भी आर्यन और रिया की तरह यही उम्मीद करता रहा था कि अलेक्जेंडर की सारी बातें सच निकले और कुछ ही देर में अनिका पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। अनिका के कमरे के बाहर रोहित बच्चों के साथ खड़े होकर बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। तभी रोहित ने देखा कि रोहित की माँ आयशा दादी माँ को व्हील चेयर पर बिठाकर अनिका के कमरे के पास ला रही थी। दादी माँ और आयशा दोनों ने ही सफ़ेद साड़ियाँ पहनी रखी थी। दादी माँ और आयशा को देखकर रोहित को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि कुछ ही देर में आकाश को अग्नि दिया जाने वाला था। मगर अनिका पर जो मुसीबत आई थी उसकी वजह से रोहित का मारवा हाउस से निकलना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे दादी माँ के साथ रोहित के पास आ रही आयशा ने रोहित की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, अनिका को होश आ गया? आयशा दादी माँ को लेकर रोहित के पास आकर खड़ी हो गई। रोहित के चेहरे के हाव भाव देखकर दादी माँ ने रोहित से पूछा, क्या हुआ, तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो, क्या अनिका को अब तक होश नहीं आया है? दादी माँ की बात सुनकर रोहित ने दादी माँ और आयशा की ओर देखकर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, अनिका को होश तो आ गया है। रोहित की बात सुनते ही आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादी माँ ने भी राहत की सांस ली। आयशा ने रोहित से कहा, चलिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अनिका सही सलामत घर वापस लौट आई। हम अनिका से मिलना चाहते हैं। ये कहते हुए आयशा दादी माँ को लेकर अनिका के बेडरूम की ओर आगे बढ़ने लगी, मगर दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही रोहित ने आयशा और दादी माँ को रोकते हुए कहा, रुकिए माँ, इस वक्त अंदर जाना ठीक नहीं। रोहित की बातें सुनते ही आयशा और दादी माँ दोनों हैरान हो गए। रोहित के चेहरे पर घबराहट देखकर आयशा ने रोहित से पूछा, क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? अनिका की तबीयत तो ठीक है ना? आयशा काफ़ी ज़्यादा पैनिक नज़र आ रही थी। जब आयशा के पास खड़े बच्चों की ओर देखा तो बच्चों के चेहरे पर भी काफ़ी टेंशन नज़र आ रही थी। दादी माँ ने बच्चों को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ है अनिका को, बताओ मुझे। दादी माँ का सवाल सुनने के बाद तीनों बच्चे पहले तो आपस में एक दूसरे को देखने लगे और उसके बाद तीनों बच्चों ने
अपने डैड रोहित की ओर देखा। रोहित ने सिचुएशन संभालते हुए दादी माँ और आयशा से कहा, देखिए कुछ नहीं हुआ है, अनिका को होश आ गया है और वो पूरी तरह से ठीक है। बस अभी मैंने डॉक्टर को रूटीन चेकअप के लिए बुलाया है। डॉक्टर किसी भी वक्त आते ही होंगे। रोहित की बात पूरी होते ही आयशा ने रोहित से कहा, हाँ मगर डॉक्टर के आने से पहले अगर हम एक बार अनिका से मिलें तो इसमें हर्ज ही क्या है। ये कहते हुए आयशा फिर से अपने कदम अनिका के कमरे की ओर बढ़ाने लगी। रोहित ने फिर से अपनी माँ को अंदर जाने से रोकते हुए कहा, देखो माँ, बात दरअसल ये है कि रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वो बात कैसे आगे बढ़ाए। अनिका अपनी याददाश्त खो बैठी है। ये बात अगर रोहित इस वक्त अपने घर वालों से करता तो शायद घर की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती। इसलिए बात टालते हुए रोहित ने आयशा से कहा, देखो माँ, बात कुछ नहीं है। अनिका काफ़ी दिनों बाद घर आई है, उसे काफ़ी चोट भी लगी है। इसलिए अनिका की सीधी साथी डॉक्टर राजलक्ष्मी ने कहा है कि कुछ वक्त के लिए उसे अकेला आराम करने देना चाहिए। हम सब मिलकर बार बार उससे सवाल पूछेंगे कि वो कहाँ थी, उस पर क्या गुजरी हो, तो वो हो सकता है कि अनिका की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाए। इसलिए राजलक्ष्मी ने कहा है कि कुछ देर के लिए अनिका को हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। रोहित को ये बात आयशा समझ तो रही थी, मगर रोहित के चेहरे की परेशानी साफ बता रही थी कि रोहित जो कुछ कह रहा है वह पूरा सच नहीं था। मगर रोहित की बात से कन्विंस होते हुए आयशा ने रोहित से कहा, ठीक है, मैं और तुम्हारी दादी माँ गुलेरिया हाउस जा रहे हैं। आकाश की अंतिम विधि कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। अनिका की टेंशन में हमारे घर से कोई उनसे मिलने नहीं गया, मगर अब अनिका को होश आ गया है तो मैं और तुम्हारी दादी माँ वहाँ चलकर गुलेरिया परिवार से मिल लेते हैं। आकाश गुलेरिया की मौत की खबर सुनकर रिया भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब रिया गुलेरिया हाउस में थी तब रिया ने आकाश के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा था। आकाश ने भी रिया और पिंकी में कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया था। वो रिया को भी उतना ही प्यार करता था जितना पिंकी को करता था। अलेक्जेंडर और आर्यन के मन में भी आकाश के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी। अपने मामा की अंतिम विदाई से पहले वो भी अपने मामा को एक बार मिलना चाहते थे, मगर यहाँ अनिका के साथ जो सिचुएशन खड़ी हुई थी वो देखते हुए तीनों बच्चे अपनी माँ को पूरी तरह से ठीक होते हुए देखना चाहते थे। आयशा दादी माँ को लेकर कुछ नौकरों के साथ गुलेरिया हाउस जाने के लिए निकल गई। रोहित और तीनों बच्चे वहीं अनिका के कमरे के बाहर कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ कुछ वक्त घूमते रहे। कुछ ही देर में राजलक्ष्मी अपने साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर आई। तेज कदमों से अनिका के कमरे की ओर आगे बढ़ते हुए राजलक्ष्मी ने डॉक्टर को इशारा करके अनिका का कमरा दिखाया और कहा, डॉक्टर, पेशेंट इसी रूम में है। डॉक्टर ने जब रोहित को देखा तो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, हेलो, मैं डॉक्टर सुधाकर सेठी हूँ, प्लीज़ डोंट वरी। मुझे राजलक्ष्मी ने बताया कि डॉक्टर अमृता के साथ क्या हुआ है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कई बार होता है। मैं एक बार पेशेंट को मिलके पेशेंट के साथ बात करता हूँ। वैसे कमाल की बात है ये मेरे लिए, जिस डॉक्टर की थीसिस को और केस स्टडी को पढ़ कर मैं अपनी लाइफ में अमल में लाता हूँ, आज मैं उसी डॉक्टर को ट्रीट करने जा रहा हूँ। रोहित को ये कहने के बाद डॉक्टर शेट्टी राजलक्ष्मी और रोहित के साथ अनिका के कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में दाखिल होते ही रोहित ने देखा कि अनिका बालकनी में खड़ी अपने सर पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सर पर जोर देकर अपने आप को और पूरे परिवार को याद करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। राजलक्ष्मी ने जैसे ही अनिका को इस तरह अपने दिमाग पर जोर डालते हुए देखा तो उसने तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज़ मैडम, पैनिक मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिका ने जब मुड़कर अपने पास आ रही राजलक्ष्मी की ओर देखा तो वो हैरानी से कुछ देर तक राजलक्ष्मी को देखती रही। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, मैडम, मैं राजलक्ष्मी, आपकी असिस्टेंट, क्या आप मुझे नहीं पहचानती? अनिका घूर घूर तक राजलक्ष्मी के चेहरे को देखती रही, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अनिका के चेहरे पर इतना कन्फ्यूजन देखकर राजलक्ष्मी अपने पीछे खड़े डॉक्टर सेट्टी की ओर देखने लगी। डॉक्टर सेट्टी पूरी सिचुएशन समझ चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, रिलैक्स अनिका जी, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको इस वक्त अपने बारे में कुछ याद नहीं आ रहा तो डोंट वरी, कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह। ऐसी सिचुएशन में पहले तो आपको घबराना नहीं है। आइए आज मैं आपको आपकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको अपने आपके से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये कहते हुए डॉक्टर सेठी ने रोहित से एक आईना मंगवाया। रोहित ने मेज पर पड़ा एक छोटा सा आईना डॉक्टर सेठी के हाथ में दिया। डॉक्टर सेठी ने वो आईना अनिका के सामने रखते हुए पूछा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या आप इस चेहरे को जानती हैं? ये आपका चेहरा है। क्या आप बता सकती हैं इस आईने में देखने वाली लड़की
का नाम क्या है? वहाँ जब आयशा दादी माँ के साथ गुलेरिया हाउस पहुंची तब उन्हें पता चला कि आकाश की अंतिम विदाई या यमुना घाट के किनारे शुरू हो चुकी है। आयशा ने ड्राइवर से कहा, जल्द से जल्द गाड़ी उस तरफ मोड़ लो। गुलेरिया हाउस के बाहर मौजूद गार्ड ने ड्राइवर को लोकेशन बताया। ड्राइवर तेजी से गाड़ी उस लोकेशन की ओर ले जाने लगा और कुछ ही देर में आयशा और दादी माँ उस लोकेशन पर पहुंचे जहां आकाश को अंतिम विदाई दी जा रही थी। आयशा जब दादी माँ के साथ गाड़ी से उतरी तब आयशा ने देखा कि चारों ओर काफी भीड़ इकट्ठा हुई है। गुलेरिया परिवार एक मॉडर्न परिवार था जिसकी वजह से रिश्तेदारों, दोस्तों और बिजनेस एसोसिएट के लड़के और लड़कियां दोनों ही आकाश के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। दादी माँ की व्हीलचेयर को धकेलते हुए आयशा भीड़ के बीच रास्ता बनाकर आगे चलने लगी। तभी अचानक भीड़ के बीच में आयशा को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया, हंसराज मारवा। जब हंसराज मारवा ने दादी माँ और आयशा को आते हुए देखा तो अचानक हंसराज आयशा की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। हंसराज ने आयशा को बीच रास्ते में रोकते हुए कहा, अब आए हो तुम लोग? क्या तुम लोगों को पता भी है कि यहाँ लोग हमारे खानदान के बारे में, परिवार के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तो शर्म आती है ये कहने में भी कि रोहित मेरा बेटा है। तुम्हें पता है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं? आयशा और सुहासिनी मारवा हैरानी से हंसराज मारवा की ओर देखने लगे। सुहासिनी मारवा ने अपनी आवाज तेज करते हुए हंसराज से कहा, ये क्या कह रहे हो तुम हंसराज? क्या तुम्हें पता भी है हमारे घर की बहू को किसी ने किडनैप कर लिया था? क्या तुम्हें पता भी है परिवार किस मुसीबत से गुजर रहा था? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहू सही सलामत घर वापस आ गई है, मगर बहू की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए बाकी लोग हमारे साथ नहीं आ सके। आकाश बहू का भाई था, दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान और प्यार करते थे और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। अपनी माँ की बात काटते हुए हंसराज ने कहा, और ये बात भी पूरी दुनिया जानती है कि पिछले दिनों कई सालों के बाद मारवा इंडस्ट्रीज को पीछे पछाड़ते हुए गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर चुकी थी। हंसराज की बात सुनकर सुहासिनी ने कहा, इस बात का इन सब बातों से क्या लेना देना है हंसराज? हंसराज ने भी अपनी आवाज ऊंची की और अपनी माँ से कहा, बहुत गहरा कनेक्शन है। तुम जानती नहीं हो माँ कि रोहित नंबर 1 पोजीशन को हासिल करने के चक्कर में पागल हो गया है। उसे अपनी जीत के आगे कुछ नहीं दिखाई देता, न वो रिश्तों को मानता है और न ही उसूलों को। हाँ, मैं मानता हूँ कि पिताजी ने जिस मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इतने प्यार से खड़ा किया था उसे एक मुकाम तक ले जाने में रोहित का बहुत बड़ा हाथ है, मगर क्या नंबर 1 बनने की जिद में जो रोहित ने जो बलिदान दिए हैं, लोगों की जो कुर्बानियां दी हैं, वो सही है? आयशा ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हंसराज कहना क्या चाहते थे। आयशा ने इस बार न चाहते हुए भी अपने पति की ओर देखकर कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं मेरे बेटे रोहित को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आयशा को चुप कराते हुए हंसराज ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि रोहित के अंदर जितना खून मेरा दौड़ रहा है उतना ही तुम्हारा भी खून दौड़ रहा है, और ये तुम्हारे ही खून का नतीजा है जो आज गुलेरिया परिवार को ये दिन देखना पड़ रहा है। आयशा चौंक कर हंसराज को देखने लगी। हंसराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सुहासिनी से कहा, देखो माँ, मैं रोहित का बाप हूँ, उसे अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के लिए उसने मेरे साथ भी कई दावपेच खेले हैं। जरा सोचो, मैं तो उसका सगा बाप हूँ। अगर वो मेरे साथ ही सब कुछ कर सकता है तो फिर अपने राइवल बिजनेसमैन के साथ क्या कर सकता है? यह बात कभी सोची है तुम लोगों ने? हंसराज की जैसे ही ये बात दादी माँ के कानों पर पड़ी, दादी माँ ने अपनी आवाज़ सख्त और ऊंची करते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो हंसराज? हंसराज ने दादी माँ की बात बीच में काटते हुए कहा, मैं वही कह रहा हूँ जो एक सगा बाप अपनी औलाद के बारे में बोल भी नहीं सकता। आखिर तुम भी खुद समझदार हो माँ। ये कहते हुए हंसराज भीड़ के बीच में से रास्ता बनाते हुए आगे निकल गए। दादी माँ और आयशा हैरान होकर एक दूसरे को देखते रहे। वहाँ आकाश को अग्निदाह देने का समय आ गया था। जैसे ही विधि कर रहे पंडित जी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली। पंडित ने करण गुलेरिया की ओर देखकर कहा, मुखाग्नि देने के लिए जाने वाले के पिता के नाते आपको मुखाग्नि देनी होगी। शहर में ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते थे कि दरअसल आकाश करण गुलेरिया का नहीं बल्कि अनुपम गुलेरिया का बेटा है। विधि कर रहे पंडित जी को भी करण गुलेरिया को देखकर यही लग रहा था कि जाने वाले के पिता खुद करण गुलेरिया थे। करण गुलेरिया की ओर मसाल बढ़ाते हुए पंडित ने कहा, आइए जाने वाले को मुक्ति प्रदान कीजिए। जैसे ही रोते हुए करण गुलेरिया ने धीरे धीरे पंडित जी की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू किया। अचानक ही पंडित जी के हाथ से मसाल छीन ली गई। सब लोग ये देखकर हैरान हो गए कि अनुपम गुलेरिया ने पंडित जी से मसाल छीन ली थी। पंडित अनुपम गुलेरिया की हरकत देखकर दंग रह गए। अनुपम गुलेरिया ने करण गुलेरिया को आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा,
अभी अपनी जगह पर रुक जाओ। करण, अपनी गलती में भी अपने कदम आगे मत बढ़ाने की कोशिश करना। मेरे बेटे की आज जो हालत हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है, और अब मेरे बेटे को मुखाग्नि देकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? अरे और कितने अधिकार छीनोगे तुम मुझसे? पहले तो तुमने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, मेरा बेटा छीन लिया, और अब मुझसे मेरे बेटे को मुक्ति देने का अधिकार भी छीनना चाहते हो तुम। अनुपम गुलेरिया की बात सुनकर करण गुलेरिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम उसके बाप नहीं हो। अरे जन्म देने से कोई बाप नहीं हो जाता। याद करो कि एक छोटे से बच्चे पर तुम लोगों ने कितने जुल्म उठाए थे। आकाश मेरा बेटा था, वो मुझी को अपना पिता समझता था। करण गुलेरिया की बात पूरी होते ही अनुपम गुलेरिया ने सबके सामने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, आज वक्त आ गया है कि सबके सामने मैं तुम्हें बेनकाब करूं। तुम बड़े चालाक हो करण। अपने हाथ में मसाल पकड़ते हुए अनुपम गुलेरिया आसपास खड़ी भीड़ की ओर देखकर रोती हुई आवाज में कहने लगा, अरे जरा आप लोग ही बताइए, एक छोटे बच्चे को अगर उसके माँ बाप डांटते हैं, फटकारते हैं, तो वो उसकी भलाई के लिए होता है ना। आप लोगों ने भी कभी अपनी औलाद को कभी ना कभी तो डांटा फटकारा होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग अपनी औलाद से नफरत करते हैं। बस इसी चीज का फायदा उठाया करण ने और हमारे बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया। करण ने हमारे बच्चे के जहन में ये बात डाल दी कि उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते। आकाश वो छोटा था, सच झूठ के बीच में फर्क नहीं समझता था वो, और ये करण तो पहले से ही प्यार में धोखा खा चुका था। ये बात तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अनिका की माँ स्वाति मल्होत्रा इसे धोखा देकर भाग गई थी, जिसके बाद ये पूरी तरह से टूट गया था। मगर इसका ये बिजनेस एम्पायर चलाने के लिए इसे सिर्फ एक प्यादा चाहिए था, एक मोहरा। इसने मेरे बेटे का इस्तेमाल किया, जो खुद तो पूरी जिंदगी बिस्तर पर लेटा कर अय्यासी करता रहा, मगर मेरे बेटे को छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बोझ के तले दबा दिया। आज मेरा बेटे की ये हालत हो गई है। अरे मैंने तो मेरा बेटा उसी दिन खो दिया था जब इस करण गुलेरिया ने मेरे बेटे को मुझसे दूर करके कानूनी तौर पर अपना बेटा बना लिया था। मगर आज कम से कम करण, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एक बाप का आखिरी फर्ज मुझे निभा लेने दो। आखिरी लालच के बोझ तले तुमने मेरे बेटे को तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब कम से कम मरने के बाद उसे मुक्ति मिल जाने दो और उसे उसके असली खून के रिश्ते के हाथों मोक्ष पाने दो। अनुपम ने ऐसी सिचुएशन में सबके सामने करण गुलेरिया को शर्मिंदा कर दिया था। एक तरफ करण के मन में आकाश से बिछड़ने का दुख था, तो दूसरी ओर अनुपम ने उस पर ऐसे इल्जाम लगाए थे जिसे सह पाना करण के लिए काफी मुश्किल हो गया था। तभी अटकती हुई आवाज में पंडित जी ने करण और अनुपम दोनों की ओर देखकर कहा, देखिए ऐसे कार्यों में बाधा आती है तो बड़ा अशुभ माना जाता है। जाने वाले की मृतदेह के सामने इस तरह की बातें करना उसकी आत्मा को अंतरुक्त कर रखा सकती है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जाने वाले को मुखाग्नि देकर उसे मुक्ति दे दीजिए। जैसे ही अनुपम गुलेरिया ने अपने हाथों की मसाल आकाश की चिता के पास ले जानी शुरू की, अचानक तभी श्रेया की दबी हुई सी आवाज सबके कानों पर पड़ी। श्रेया ने पंडित जी की ओर देखकर कहा, आकाश को मुखाग्नि मैं दूंगी। पंडित जी और आसपास खड़े सभी लोग श्रेया की ये बात सुनकर चौंक गए। श्रेया ने आगे बढ़कर सबके सामने देखते हुए कहा, क्या आकाश का खून मेरे पेट में नहीं पल रहा है? मुझे नहीं लगता है कि उससे बड़ा हकदार अपने बाप की मुक्ति देने के लिए कोई और हो सकता है। श्रेया की बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। श्रेया धीरे धीरे अपने कदम अनुपम की ओर बढ़ाने लगी। अनुपम भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। श्रेया को अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर अनुपम अपने कदम पीछे हटाने लगे, मगर आगे बढ़ती हुई श्रेया ने अनुपम के हाथों से मसाल ले ली और नन्ही से पिंकी को अपने पास बुलाया। श्रेया ने पिंकी का एक हाथ पकड़कर मसाल पर रखा और मसाल का जलता हुआ सिरा श्रेया ने आकाश की चिता पर लगा दिया।